हम लोग आज जीके पोर्शन के साथ में आपके साथ में मौजूद हैं। जीके पोर्शन को बहुत अच्छे से समझना है। जीके और जीएस वाले बच्चे जुड़ जाए। यूपीपी, एमटीएस, ठीक है, और हमारा एलटी ग्रेड, जिनमें भी जीके जीएस आता है उन सबसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस इसमें बताऊंगा। सारे बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे और ऐसे पढ़ेंगे। देखिए हमारा माइंड जो है बातों को याद नहीं रखता है। अभी मैं कोई बात बताऊंगा, आप कल परसों नरसों भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम उसी को इवेंट बना के, स्टोरी बना के बता दे, प्रॉपरली समझा के बता दिया जाए, तो आप उसको नहीं भूलते हैं। तो हमारी पढ़ाई का जो मेन कह सकते हो माध्यम होता है वो यही होता है कि हम आपको हर एक चीज को एज अ इवेंट पेश करें ताकि आप उसको प्रॉपरली समझ लें और एग्जाम टाइम पे वही माइंड में रहेगा। ये बातें नहीं ध्यान में रहेंगी, वहां पे चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप पढ़िए, हर चीज को एनालाइज करिए, हर चीज को आप एज अ स्टोरी लीजिए और अच्छे से एंजॉय करके स्टडी करिए। आज हम बढ़ते हैं अपने जीके पोर्शन की तरफ और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जी, इनमें से कौन ओलंपिक पदक नहीं जीता? इनमें से किसने ओलंपिक पदक नहीं जीता है? अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, ज्वाला गुट्टा और लिएंडर पेस। अभिनव बिंद्रा ने जीता है, सुशील कुमार ने भी जीता है, लिएंडर पेस ने भी जीता है। ज्वाला गुट्टा एक बैडमिंटन के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक ओलंपिक पदक नहीं जीता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड वन जो हमारा है ये आंसर हो जाएगा। बाकी सब आप हटा देंगे। ठीक है, अगर बाकी सब की बात करें हम कब जीता है तो कब जीता है उस पर नजर डाल लेते हैं एक बार। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था। सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीते हैं, ठीक है, 2 जीते हैं। एक कांस्य पदक जीता था 2008 में और 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। लिएंडर पेस ने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में टेनिस में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, लेकिन ज्वाला गुट्टा जो है एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप राष्ट्रीय खेलों में पदक जीते हैं, लेकिन ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है। तो हमारा आंसर ज्वाला गुट्टा हो गया। ठीक है, तो ज्वाला गुट्टा को याद रखिएगा, इन्होंने अभी तक कोई भी पदक ओलंपिक पदक नहीं जीता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की कौन सी भाषा थी जी बताइए? कबीरदास जो थे किस भाषा का यूज करते थे? ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, सादुक्कड़ी भाषा या खड़ी बोली? अच्छा, सादुक्कड़ी भाषा किसको बोलते हैं? सादुक्कड़ी भाषा बोलते हैं खिचड़ी को। खिचड़ी मतलब कई भाषाओं का मिक्सचर, हिंदी, खड़ी भाषा, ब्रज भाषा और इसमें गांव की भाषा, खड़ी बोली, संस्कृत, बहुत सारी चीजों को मिलाकर जो भाषा बने उसको बोलते हैं खिचड़ी वाली भाषा। ठीक है, ये होती है सादुक्कड़ी भाषा। तो अच्छा, कबीरदास कौन बोलते थे? ये तो सारी भाषाएं आपके सामने है और वो सादुक्कड़ी भाषा ही बोलते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कबीरदास कौन सी भाषा बोलते हैं? सादुक्कड़ी भाषा, मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, खिचड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर और जानना चाहेंगे तो देख सकते हैं। कबीरदास की भाषा सादुक्कड़ी थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता था। उनकी भाषा में कई बोलियों जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, अरबी और फारसी, हे भगवान, इतनी भाषाएं मिक्स करके बोलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यहाँ पे राष्ट्रीय हो गया है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू की गई थी। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? देखिए इसमें 6 इकाइयां हुआ करती थी, लेकिन 7वीं इकाई जो है 1971 में ऐड की गई थी। ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई 1971 में लागू कर दी गई थी। इसके बारे में आप देख सकते हैं जी। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई को 1960 में वजन और माप के 11वें आम सम्मेलन द्वारा आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। हालांकि मैंने बताया 6 थी, मूल को 7वीं मूल इकाई के रूप में 1971 में जोड़ा गया था। ठीक है, मूल जो हमारा एक मात्रक है, इसको 7वीं मूल इकाई के रूप में 1971 में जोड़ा गया था। ठीक है, जिससे एसआई पद्धति अपने वर्तमान स्वरूप में पूरी तरह से लागू हुई।
इसलिए पूर्ण रूप से 1971 में माना जाता है। ठीक है, इसलिए बाकी सब कोई भी मत लिखना, 1971 में ही पूर्ण रूप से ये लागू की गई थी। अब बात करते हैं मात्रकों की, तो उनको एक बार आप नजर डाल सकते हैं। लंबाई का जो मात्रक है, हमारे सातों मात्रक जो दिए हैं, ठीक है, लंबाई का मात्रक है मीटर, एम प्रतीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय, ठीक है, ये मात्रक हमारे सातों दिए हुए हैं। 1960 में वजन और माप पर आम सम्मेलन ने 6 मूल इकाइयों के आधार पर इस प्रणाली को आधिकारिक तौर पर सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट एसआई नाम दिया है। ठीक है, और 7वीं जोड़ के 1971 में इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सी किरणों में पाई जाती है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति की जब भी बात हो तो आप वाई किरण पे जाइएगा। ठीक है, वाई, गामा, वाई किरणें हल्क के पास भी थी। ठीक है, हल्क के पास भी यही थी। तो सबसे अगर ज्यादा आवृत्ति की बात की जाए तो वाई किरणें ही होती हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे की ओर इनका क्रम भी देख लेते हैं। वाई किरण में सबसे ज्यादा होता है आवृत्ति, उससे कम एक्स किरणों में, फिर पराबैंगनी किरणों में, फिर अवरक्त किरणों में। ठीक है, इन 4 किरणों की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन में कार्बन अंश होता है? ठीक है, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो होता है इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयले का एक ऐसा प्रकार है जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत कार्बन का अंश होता है, 86% के ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, ये बहुत ही धधक के जलता है एंथ्रेसाइट। इसके बारे में हम आपको ये भी बता दें किसमें कितना परसेंट पाया जाता है। देखिए, पीट में 25 से 35% होता है, लिग्नाइट में 35 से 45% होता है, बिटुमिनस में 45 से 80% होता है, और जो हमारा एंथ्रेसाइट है इसमें 86 से 97% तक पाया जाता है कोयले का अंश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा की अगर बात हो तो एंथ्रेसाइट में, और सबसे कम की बात हो अगर तो पीट में। सबसे कम की अगर क्वेश्चन में आ जाता है, सबसे कम किस में पाया जाता है, तो पीट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मियादी बुखार टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से कौन सा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? टाइफाइड बुखार जब आता है आपको तो शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो इसमें हम बात करें फेफड़े, तिल्ली, यकृत या आंतें, कौन सा ऐसा भाग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? बताइए डॉक्टर्स। कई लोग ऐसे स्टूडेंट होंगे, तो बताओ कौन सा होता है? आंतें। जी हाँ, 4th वन इज राइट। सबसे ज्यादा आंतों को प्रभावित करता है टाइफाइड बुखार। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं जी। मियादी बुखार जिसे आंत्रज्वर भी कहा जाता है, आंत्रज्वर भी कहते हैं, मतलब आंतों का ही बुखार कहते हैं इसको। ठीक है, मुख्य रूप से छोटी आंतों को संक्रमित करता है, छोटी आंत को संक्रमित करता है, और इसमें टाइफी नामक जीवाणु पेट में प्रवेश करते हैं, आंतों की दीवारों में प्रवेश करते हैं, फिर रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है, जिससे तेज बुखार आ जाता है और दर्द जैसे, पेट दर्द जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हालांकि यह लीवर और तिल्ली को भी प्रभावित कर सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आंतों तक ही सीमित रहे, प्रभावित सबको कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में समान मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में समान मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? इनमें देखिए कैलोरी की बात हो रही है, चीनी, पनीर, मक्खन, सेब। तो जब भी कैलोरी की बात हो, आंख बंद करके आप लोग मक्खन को चट कर जाना। ठीक है, मक्खन में सबसे ज्यादा होता है। हाँ, मक्खन में सबसे ज्यादा कैलोरी पाया जाता है। अगर कैलोरी की कमी किसी को, उसको मक्खन खिला दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में भी देख सकते हो आप, एक ही मात्रा में दिए गए खाद्य पदार्थ में मक्खन में अधिकतम कैलोरी विद्यमान है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, एक ही मात्रा में है, एक ही मात्रा में दिए गए।
ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही ऐसी चीज, मिक्सचर नहीं किसी चीज का, एक ही मात्रा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये लगभग प्रतिशत दिया हुआ है, कितनी प्रतिशत में क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया। कौन सी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया था इस हंटर कमीशन की रिपोर्ट में? 1882 की हंटर कमीशन की रिपोर्ट में कौन सी शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया था? देखिए, जब भी शिक्षा की बात होती है तो याद रखिए हमारे भारतीय इतिहास में काल के रूप में शिक्षा को डिवाइड किया गया है। अब पहला काल समझ लो, उसको बोलते थे वैदिक काल। वैदिक कालीन शिक्षा सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी, ये पहली शिक्षा हमारी जो भारतीय शिक्षा का इतिहास है। ठीक है, उसके बाद आई थी बौद्ध कालीन शिक्षा, क्योंकि बौद्ध लोगों का राज हुआ, बौद्ध कालीन शिक्षा आई। वैदिक काल के बाद में, वेदों को पढ़ने के बाद में बौद्ध कालीन शिक्षा आई। ठीक है, अच्छा, बौद्धों के बाद में क्या हुआ? मुस्लिम कालीन शिक्षा आई। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा रही, उसमें मुंह ढकना, बोरका, इसका प्रचलन हुआ और स्त्री शिक्षा को थोड़ा कम बढ़ावा मिला, नहीं हुई उनकी स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद में आई थी ब्रिटिश कालीन शिक्षा। ठीक है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा में अलग अलग इसी तरीके से कमीशन की रिपोर्ट पास हुई है, तो उसमें से एक ये है। अच्छा, इसके बाद में ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बाद में 1947 में जो भारतीय शिक्षा लागू हुई उसको बोलते हैं स्वतंत्रोत्तर काल शिक्षा, मतलब स्वतंत्रता के बाद वाली शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिश कालीन शिक्षा में 1882 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस शिक्षा पर बल दिया गया था? तो इसमें जो बल दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था, कि प्राथमिक शिक्षा बहुत जरूरी है, सबको मिलनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पर इसमें बल दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था, कमीशन ने सिफारिशें वगैरह की थी। ओके, डेगाना खान से क्या निकाला जाता है? देखिए, मैं आंसर्स को पहले ही बढ़ा देता हूं क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका होता हूं। अब उसको एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ के उतना नहीं समझेंगे जितना मैं समझा रहा हूं, उसको सुन के समझेंगे। ठीक है, डेगाना खान से क्या निकाला जाता है बताइए? डेगाना खान जो है, डेगाना खान, इससे क्या निकाला जाता है बताइए? आपके पास 4 ऑप्शन है। जी बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास में। डेगाना खान, देखिए डेगाना खान जो है ये जो स्थित है नागौर में स्थित है, नागौर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में स्थित है और यहां पर टंगस्टन बहुत निकलता था। टंगस्टन की खान थी, टंगस्टन की जो बल्ब में आगे टंगस्टन का तार लगा होता है, वो जो हमारा जो पदार्थ है वो वहां से डेगाना खान से निकलता था। ठीक है, नागौर में राजस्थान में पाई जाती है। अच्छा, 1990 के दशक में यहाँ पे खनन बंद हो चुका है। ठीक है, अब खनन नहीं होता है। अब ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पर लिथियम निकल रहा है। लिथियम, तो लिथियम क्या है? लिथियम से आजकल बैटरीज बन रही है, आप लोगों ने सुना होगा लिथियम वाली बैटरी, जो बहुत चार्जिंग रुकती है, बहुत अच्छे, बहुत सालों साल चलती, खराब नहीं होती है। तो ऐसा सुना जा रहा है वहां पर लिथियम होने के अवशेष पाए जा रहे हैं कि लिथियम निकल सकता है। तो इस पर विचार बन रहा है कि इसको खुदाई को फिर से शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए, तो वहां पे इस अगर हम बात करें डेगाना खान से क्या निकलता है, तो टंगस्टन निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जी बताइए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1980, 1995, 1975, 1990। ओके, बताइए, आपके पास समय है। जी बताइए, इसको कब रजिस्टर किया गया था? 1975 में। ठीक है, 1975 में इसको रजिस्टर किया गया था एज अ सोसाइटी। रूल 1890 के अंदर में इसको रजिस्टर किया गया था, एज अ सोसाइटी रजिस्टर किया गया था। ठीक है, ऐसा समझ लो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं चलते आजकल, एनजीओ सोसाइटी, उसी तरीके से इसको 1975 में रजिस्टर किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कान्हा पार्क किस राज्य में स्थित है?
जी, कान्हा पार्क किस राज्य में स्थित है? अब कान्हा के नाम से आप लोग कृष्ण पे पहुंच जाते हैं, कृष्ण से समझेंगे कि मथुरा उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कान्हा पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है और ये वन्य जीव एक है, उसमें टाइगर वगैरह भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कान्हा पार्क जैसे अपना दुधवा नेशनल पार्क है उसी तरीके से कान्हा पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा एक राष्ट्रीय उद्यान, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित एक प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है, बाघ पाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, बारहसिंगा वगैरह भी मिलते हैं वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बनाया गया है? ठीक है, इसको आपको आंसर करना है। चलिए बताइए कब बनाया गया समान पारिश्रमिक अधिनियम? समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया था 11 फरवरी 1976 में। ठीक है, 11 फरवरी 1976 में यह बनाया गया था। और समान पारिश्रमिक अधिनियम का मतलब क्या था? महिलाओं को भी पुरुषों के समान काम करने की छूट, समानता और हर फील्ड में काम करने की छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, ये अधिनियम बनाया गया था 1976 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 11 फरवरी 1976। जी हाँ, ये आंसर उसका दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? 2022 में विश्व कप महिला जो हुआ था वो किस देश में ऑर्गेनाइज हुआ था? वेस्ट इंडीज में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या भारत में? तो 2022 में भारत में तो नहीं हुआ था। ठीक है, वेस्ट इंडीज में भी नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था। ठीक है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो न्यूजीलैंड में किया गया था। ठीक है, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्क उग्रवादी संगठन किस देश में सक्रिय है? कोलंबिया, स्पेन, अर्जेंटीना और फिलीपींस। बताइए, फार्क जो है एक उग्रवादी संगठन है। देखिए, फार्क जो था उग्रवादी संगठन था। उग्रवादी संगठन समझते हैं जैसे आईएसआई हो गया है, बंदूक के बल पे पूरा ये बदल देते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं। उधर अपना अफगानिस्तान में जो चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सब राजनीतिक पार्टी बन जाते हैं। तो उग्रवादी संगठन ये भी एक देश का पार्ट था, और फार्क जिसका नाम था, जो कि धीरे धीरे समझौता करके गवर्नमेंट से और फिर एक राजनीतिक पार्टी में बदल गया। शस्त्रों का अपना पूरा वो त्याग कर दिया और राजनीतिक पार्टी बन गया, और फिर वो इलेक्शन लड़ने लगे। ठीक है, तो ये किस कंट्री की बात हो रही है? फार्क उग्रवादी संगठन किस देश में पाया जाता है, सक्रिय है? जी हाँ, तो ये कहाँ सक्रिय है? बात हो रही है कोलंबिया। ये कोलंबिया में सक्रिय है। कोलंबिया में सक्रिय था, आप कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी की तरह सक्रिय है फार्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस, जी बताइए। जी हाँ, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अप्रैल, 26 अप्रैल। बौद्धिक संपदा अधिकार 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसमें नवाचार, रचनात्मक और इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए इसका सेलिब्रेशन किया जाता है, इसको मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ठीक है, और 26 अप्रैल 1970 में ही इसको एक अन्वेषण के रूप में रजिस्टर किया गया था, जिसकी वजह से ये 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है। जी, 26 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? 26 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1970 में इसी दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन लागू हुआ था। ठीक है, इसी दिन कन्वेंशन ये लागू हुआ था, इसलिए 26 अप्रैल को ही ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। म्यांमार के संविधान 2008 का कौन सा अनुच्छेद नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता आंग सान सू की म्यांमार की राष्ट्रपति बनने से रोकता है? कौन सा ऐसा संविधान का अनुच्छेद है, ठीक है, जिसमें इनको म्यांमार की राष्ट्रपति बनने से रोकता है? जो कौन है? आंग सान सू। आंग सान सू एक नाम है। ठीक है,
आंग सान सू एक नाम है, इनको राष्ट्रपति बनना है लेकिन बनने नहीं दिया जा रहा है। तो कौन से अनुच्छेद में इनको रोका जा रहा है, किस अनुच्छेद की वजह से नहीं बन पा रही है? तो वो अनुच्छेद है 59F, ठीक है, अनुच्छेद 59F, जिसके कारण ये वहां की राष्ट्रपति नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि इनके जो हस्बैंड है उनकी नागरिकता किसी और कंट्री की है, ठीक है। अच्छा, इस अनुच्छेद में साफ लिखा हुआ है कि इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें उनके हस्बैंड या वो किसी और देश की नागरिक नहीं होनी चाहिए, वहीं की नागरिक होनी चाहिए, जो कि ये फुलफिल नहीं कर पा रही है। इस वजह से म्यांमार की राष्ट्रपति बनने से ये रुक रही है, इस अनुच्छेद की वजह से ये वहां की राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा म्यांमार में अनुच्छेद 59 में पाया जाता है, 59F, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, इनके बारे में दिया हुआ है, म्यांमार के 2008 के संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं यदि उसके जीवन साथी, माता पिता या वैध बच्चे या उनके जीवन साथी किसी विदेशी व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखते हैं या किसी विदेशी नागरिक देश के नागरिक है। मतलब खुद बच्चे, माँ बाप और हस्बैंड, कोई भी परिवार का सदस्य अगर दूसरे देश के प्रति निष्ठा रखता है तो उसको राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को ये अनुच्छेद, अच्छा है, होना चाहिए ऐसा। हाँ, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओवर। तो यहाँ पे हमारा जीके सेशन खत्म होता है। 30 क्वेश्चन हमने आज करवाए हैं जीके के, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। विल मीट यू सून। थैंक यू।